तो 1892 से 1909 का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य को अपन 1909 में जो सुधार होते हैं उनके पीछे सारी पृष्ठभूमि थी। लेकिन इस पृष्ठभूमि को अपने को लिखना नहीं है, बदलाव क्या आए सबसे पहले अपने को ये देखना है। इस एक्ट के तहत बदलाव क्या क्या होते हैं। तो देखो, पहला बदलाव इसमें होता है प्रावधान। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान होते हैं। पहला बदलाव इसमें होता है केंद्रीय विधानमंडल में। केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तन हुआ। अब केंद्रीय विधानमंडल में 92 वाले एक्ट के तहत कितने आ गए थे, 10 से लेके 16 तक। अब इस एक्ट में ये कर दिया, लेकिन उसमें क्या रखा, 16 नहीं की, उन्होंने केवल 10 को ही रखा था। फिर बाद के अंदर गवर्नर जनरल को अधिकार दिया था न्यूनतम 10 रख लो, अधिकतम 16। इस एक्ट में क्या किया, केंद्रीय विधानमंडल में जो अतिरिक्त सदस्य होते थे उनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी। अतिरिक्त सदस्य 60 फिक्स कर दिए। और उसी समय गवर्नर जनरल की परिषद भी होती थी अलग से। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कुल टोटल लोग हो गए थे 9। उसको बोलते थे गवर्नर की कार्यकारिणी, जो रेगुलेटिंग एक्ट से 1 से शुरू हुई थी, 1 + 4 से शुरू हुई थी 1773 से, 1 + 4। और गवर्नर की कार्यकारिणी में इस समय हो गए थे कुल टोटल 9, गवर्नर जनरल सहित। तो इस प्रकार केंद्रीय विधान परिषद में कुल कितने हो गए, 60 + 9, 69 लोग। तो 1909 के एक्ट के तहत अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए गए, 60। गवर्नर की कार्यकारिणी में कितने होते थे, 9। तो केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्य कितने हो गए, 69 सदस्य हो गए। अब इस एक्ट में अपन यहाँ पे एक और नाम लिख लो इसका, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं इसको। ये अपन लिखना भूल गए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जिसमें मार्ले कौन था, भारत सचिव, और मिंटो गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तन ये कर दिया गया, अतिरिक्त सदस्य 60 कर दिए गए, गवर्नर की कार्यकारिणी में 9 होते थे। इस प्रकार कुल सदस्य हो गए 69 लोग, 69 लोग हो गए। दूसरा क्या किया, प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन। प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन। अब प्रांतीय परिषद अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परिषद थी, तो उसमें भी ये लिख लो, प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन ये अतिरिक्त सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। तो प्रांतीय परिषदों में सदस्य बढ़ा दिए, लेकिन ये सदस्य बढ़ाने के बावजूद भी क्या किए, मनोनीत होकर आते थे गवर्नर जनरल से। तो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन ये सदस्य गवर्नर के द्वारा मनोनीत होते थे। लेकिन ये सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, जिस कारण सरकार का प्रभुत्व प्रांतीय परिषदों पर बना रहा। जिस कारण सरकार का प्रभुत्व प्रांतीय परिषदों पर बना रहा, तो प्रांतीय परिषदों पे बहुमत बना रहा। अब देखो, जो 60 सदस्य थे
उस वो पूछते हैं कैसे कैसे थे 60 सदस्य। तो 60 सदस्य दो तरह के थे, एक तो होते थे शासकीय, या इनको अपन कह सकते हैं राजकीय, शासकीय या राजकीय। और ये सदस्य होते थे, इनकी संख्या थी 28। ऐसे सदस्य कितने थे? 28। ये 28 सदस्य थे और ये मनोनीत होते थे। 28 किसमें हो गए? शासकीय परिषद में। और ये मनोनीत होते थे। मनोनीत कौन करता था? गवर्नर जनरल। अब देखो, अराजकीय या अशासकीय। अशासकीय, ये लोग होते थे 32 लोग थे, लेकिन इनको भी दो भागों में बांट दिया। मनोनीत और निर्वाचित। और निर्वाचित, मनोनीत होते थे 5। मनोनीत की संख्या 5। तो निर्वाचित कितने बच गए? 27। अब इनको मनोनीत करता था गवर्नर जनरल। अब देखो संरचना किस प्रकार की बना रखी है इन्होंने। कुल टोटल सदस्य थे 60। 60 में इन्होंने 28 तो इधर कर लिए मनोनीत, तो ये तो सरकार का पक्ष लेनी है। फिर इधर कह दिया कि ये तो गैर सरकारी सदस्य हैं 32, हम तुम्हारा बहुमत दे रहे हैं गैर सरकारी सदस्यों का। लेकिन गैर सरकारी सदस्य में भी कितने ले लेते हैं? 5 मनोनीत कर लिया, तो 28 इधर कर लिए और 5 उधर कर लिए, तो कितने हो गए? 33। और उधर उनको दे दिए 27। अब बहुमत में कौन रहे? 33 वाले रहे, और ये सरकारी थे, तो नाम तो दे दिया कि हमने तुम्हारे को अधिकार दे दिया, जब भी कोई कानून पारित करना हो तो ये बहुमत में होते थे, तो ये अपने आप एक्ट को पारित कर लेते थे। तो इस प्रकार अपन ने क्या देखा? अधिकार देने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुमत फिर भी सरकारी सदस्यों का बना रहा। अब देखो यहाँ पे, देखो लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है, और इस एक्ट के इस प्रावधान से देश का विभाजन हो जाता है। फिर देश का, यहाँ पे इन सीटों को 3 भागों में बांटा। पहली दे दी सामान्य निर्वाचन को, सामान्य निर्वाचन। यहाँ पे लिख लिए गए, यहाँ तक आगे चले तब। तो देखो जो निर्वाचित 27 थे, निर्वाचित कितने थे? 27। उनके तीन हिस्से कर दिए उनके। और ये लिस्ट बनाने का उद्देश्य इसी को समझाने का था, कैसे पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्टार्ट किया। तो एक तो कर दिया सामान्य निर्वाचक मंडल का, सामान्य निर्वाचक मंडल। दूसरा इसमें कर दिया विशिष्ट निर्वाचक मंडल, विशिष्ट निर्वाचक मंडल। और तीसरा कर दिया वर्ग विशेष के लिए, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल। वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल, इनको सीट दे दी 13। कितनी दे दी? 13। विशिष्ट निर्वाचक मंडल को दे दी 2, इनको 2 दे दी। और वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल था, इनको दे दी 12। और ये वर्ग विशेष था मुस्लिम समुदाय। मुस्लिमों हेतु दे दी ये 12 सीट।
ये 2 सीट किसको दी, एक तो कलकत्ता की व्यापार मंडल को और एक दे दी बंगाल व्यापार मंडल को, सॉरी बंबई व्यापार मंडल को। कलकत्ता व बंबई व्यापार मंडल को एक एक, एक एक दे दी। और ये जो सामान्य होने थे उनको दे दी 13। तो देखो इसमें कितना भेदभाव किया गया कि एक वर्ग को दे दी 12, जिनकी जनसंख्या उस समय थी लगभग 20%। बाकी दूसरी तरफ थी संख्या लगभग 80%, उसको प्रतिनिधित्व में दी गई 13 सीटें, इधर दी गई 12 सीटें। तो ये जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई वो पूर्ण रूप से भेदभाव पे अपनाई। और इसका उद्देश्य क्या था, इस समय राष्ट्रवाद चरम पे आ रहा था, तो उसी समय उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है उसको कैसे भी तोड़ना है। अब तोड़ने के प्रयास क्या हुए, 1906 में ही हो गए थे जब मुस्लिम लीग बनाई थी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों ने शुरुआत में मुस्लिमों ने नहीं बनाई, अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ से स्टार्ट होता है इसकी निर्माण कार्य। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ जितने प्रोफेसर थे, शुरुआत में जितने कुलपति थे वो सारे अंग्रेज थे, और वहाँ से स्टार्ट हुआ कि कैसे और हिंदुओं को और मुस्लिमों को लड़ाया जाए। और उन्होंने ही फिर कहा था आगा खां को कि आप मिंटो से मिलो, फिर मिंटो से शिमला में मिलते हैं और फिर ढाका में स्थापना हो जाती है मुस्लिम लीग की। तो उसके बाद में लगातार ऐसे प्रयास होते रहे कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए। तो जो ये वर्ग विशेष को दी छूट, इसके कारण क्या होता है, जो ये दी थी वो दी कि ये नाम लिया कि साम्राज्य की सेवा के लिए दिया हमने, कि मुस्लिमों ने हमारे लिए साम्राज्य के लिए सेवा की है, तो उस सेवा के बदले हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। आपने हमको इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए इतना आपका योगदान दिया है, तो बदले में हम भी आपको हमारे साम्राज्य की सेवा के बदले कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये सीट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही मुस्लिमों को साम्राज्य की सेवा के बदले दिया तो सिख भी आ गए। उन्होंने कहा इनसे तो बढ़िया हमने किया है, इनको 12 दे रहे हो, हमें तो 2 ही दे दो, 2 में ही संतुष्ट हो जाएंगे हम तो अंग्रेज़ों को लगा 2 में ही संतुष्ट हैं, तो फिर ठीक है। तो 1919 वाले में उनको 2 भी नहीं देते हैं और 1 दे के उनको भी खुश कर दिया। फिर दूसरे भी आ गए, एंग्लो इंडियन भी आ गए, फिर हरिजनों को भी देना स्टार्ट कर दिया। तो भारत के अंदर क्या कर दिया, जो भारत की एकता सदियों से बनी हुई थी, उससे पूर्व भारत में कोई सांप्रदायिक दंगे का एक भी उदाहरण भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस प्रोविज़न ने देश का सांप्रदायिकरण के आधार पर विभाजन कर दिया गया, और स्थिति ये हो गई कि 1947 में तो देश का विभाजन ही हो गया। तो भारत में जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की भावना पनप रही थी, इस एक्ट के एक प्रावधान के कारण वो खत्म हो गई, और सदा सदा के लिए हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई, जिसकी रीढ़ भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्षों से रखी थी। तो वो एकता सदा के लिए खत्म हो गई। और मिंटो ने कहा भी था, हम ऐसे, वो आगे लिखाएंगे। तो ये जो निर्वाचक मंडल अपनाया गया था, इसके अंदर जो केंद्रीय विधानमंडल में 60 लोग आने थे, कैसे कैसे आने थे। तो 60 में क्या हुआ, राजकीय कितने लोग थे, 28, अराजकीय लोग कितने थे या गैर सरकारी कह सकते हैं 32। इन 28 को क्या होना था, मनोनीत। मनोनीत कौन करता था, गवर्नर जनरल। ऐसे ही जो 32 लोग थे उनमें मनोनीत थे और निर्वाचित थे। मनोनीत लोग कितने थे, 5, निर्वाचित कितने थे, 27। मनोनीत 5 लोगों को कौन करता था, गवर्नर जनरल। अब आ गए निर्वाचित 27। निर्वाचित में सामान्य निर्वाचन मंडल, एक विशिष्ट निर्वाचन, और एक था वर्ग विशेष का निर्वाचक मंडल। 3 मंडल हो गए। इसके अंदर सामान्य को कितनी सीट दी, 13। विशिष्ट निर्वाचक मंडल को कितनी दी, 2 में एक कलकत्ता को और एक बंबई को। और ऐसे ही वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल के अंदर 12 सीटें दी मुस्लिमों के लिए। यहाँ से पृथक निर्वाचन पद्धति स्टार्ट हो जाती है। तो अपन 1909 के एक्ट के तहत अब तक 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तन और प्रांतीय विधान परिषद में परिवर्तन।
तो अब विधान परिषदों में परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ इनके अधिकारों में भी बदलाव हुआ होगा। ये तो सदस्य संख्या बदली है। तीसरे नंबर पर अपन इनके देखेंगे विधान परिषद के अधिकारों में परिवर्तन। विधान परिषदों के अधिकारों में परिवर्तन, अधिकारों में परिवर्तन दोनों में। तो क्या परिवर्तन किए गए वो अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ लिया था इनकी संख्या में कैसे परिवर्तन हुए हैं। अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए गए थे? 60, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए। गवर्नर की कार्यकारिणी में कितने होते थे? 9। अब लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि इस कार्यकारिणी जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है इसमें क्यों नहीं है भारतीय। ये अतिरिक्त सदस्यों में तो ठीक बात है, लेकिन इन अतिरिक्त सदस्यों के पास तो अधिकार ही बहुत कम होते हैं। केवल बजट पे बहस करने का अधिकार दिया और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, इसके अलावा कोई अधिकार होता ही नहीं है। तो भारतीय ये कह रहे थे ये जब भारत के डिसीजन लेती है सारे, तो भारत के डिसीजन में भारतीयों का भी तो हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ऐसा दबाव लगा हुआ था। नोके एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर की कार्यकारिणी में कोई व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखो विधान परिषद के अधिकारों में क्या परिवर्तन होता है। पहले अपन इन चीज़ों को ले रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। तो विधान परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। तो लिखो विधान परिषदों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई। वाद विवाद करने का अधिकार दिया। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, वाद विवाद करने का अधिकार दिया। स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे। स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे। जनहित के मामले उठा सकते थे। जनहित के मामले उठा सकते थे। तो क्या क्या अधिकार दिए? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, वाद विवाद करने का अधिकार दे दिया, स्थानीय निकायों के मुद्दे उठा सकते थे, जनहित के मुद्दे उठा सकते थे। और पांचवा अधिकार लिखो इसमें, करों में बदलाव लाने का, करों में बदलाव लाने का तथा नए ऋण लेने का प्रस्ताव रख सकते थे। तथा नए ऋण लेने का प्रस्ताव रख सकते थे। तो ये अधिकार दिए गए विधान परिषदों को कि आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, बजट पे भी बहस कर सकते हो, जितना वाद विवाद करना है, हो हल्ला मचाना है, वहाँ आके वहाँ पे वो काम भी कर सकते हो, जनहित के मामले उठा सकते हो, आपको स्थानीय निकायों के मामले उठा सकते हो, कोई कर में परिवर्तन करना हो और नए लोन लेना हो तो ऐसा प्रस्ताव भी आप रख सकते हो। तो 1909 के तहत पहला परिवर्तन किस में हुआ? केंद्रीय विधान परिषद में। दूसरा बदलाव होता है प्रांतीय परिषदों में। इनमें तो संख्या में परिवर्तन होता है। तीसरा इनके जो अधिकार हैं उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति किसके लिए अपनाएगी? मुस्लिमों के लिए। अब पृथक निर्वाचन पद्धति कैसे होती है देखो, जैसे आज ये क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, ये मान लो जैसे ये क्षेत्र था, 4 सीटें थी यहाँ पे। कितनी है? 4 सीट। 4 सीटों में फिक्स कर दी कि ये दो जो सीट हैं ये पृथक निर्वाचन के लिए फिक्स कर दी हैं। अब जो पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत जो सीट आ गई, उस सीट पे ये हो गया कि यदि मुस्लिमों के लिए वो रिजर्व थी तो इसमें जितने भी लोग रहते थे उनमें से केवल वोट मुस्लिम ही कर सकते थे। तो इन क्षेत्रों में वोट करने का अधिकार किसके पास था? मुस्लिमों के पास। बाकी जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। आप बैठे बैठे देखते रहो कैसे वोट डाल के आते हैं, और इनकी जो सेल्फी विथ इंक देख लो कैसे वोट डाल के आए हैं। तो
उस समय तो भला हुआ फ़ोन नहीं था, वरना तो ये भी बड़ा स्टेटस बन चुका होता। हाँ, अब क्या थे, जैसे इसमें क्या होता था, फिर आपस के अंदर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम सदस्य थे वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए जो गैर मुस्लिम थे उन पे अत्याचार स्टार्ट हो गए, क्योंकि वही मुस्लिम जीतता था जो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करता था। सदस्यों के लिए भी ये बाध्यता होगी, क्योंकि बाकी जनता वोट किस मुद्दे पे देती थी कि आप गैर मुस्लिमों पे कितने अत्याचार कर रहे हो। तो उसके आधार पे अब इन क्षेत्रों में क्या होने लगे, भारतीयों को आपस में लड़ाना स्टार्ट करा दिया। तो यहाँ पे यदि इनके खिलाफ हो रहे थे, तो यहाँ पे यदि ये जीत गए दूसरे वाले, तो वो वहाँ पे जो मुस्लिम थे उन पे करने लगे। लेकिन मुस्लिमों को दोहरी मताधिकार दिया गया, इसमें दोहरी मताधिकार या दोहरा मताधिकार दिया गया। कैसे कि एक तो पृथक जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहाँ पे केवल मुस्लिमों को था, और जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था वहाँ पे भी इनको वोट करने का अधिकार था। अब यहाँ पे भी ज़्यादा अत्याचार मुस्लिमों पे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि 5 व्यक्ति खड़े हो गए, ये मान लो गैर मुस्लिमों में से 5 व्यक्ति खड़े हो गए। अब इनमें से यदि किसी को जीतना है तो इनको साथ लेना ज़रूरी है। तो इनमें से कोई कह देगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, तो गैर मुस्लिमों के वोट यहाँ पे भी उसको मिल जाते थे। तो ऐसे आपस में संप्रदायों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया। और वास्तव में 1909 से पहले भारत में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक उपद्रव नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने स्टार्ट की है और उसको लगातार लड़ाया। आपस में सभी भारतीय जो जितने भी क्षेत्र थे, संप्रदाय थे, उनको आपस में लड़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे 9 में तो मुस्लिमों को लड़ा दिया, और 1909 में किसको ले लिए? सिखों को ले लिए। फिर उसके बाद के अंदर सिखों के साथ ही एंग्लो इंडियन जो लोग थे उनको भी दे दिया, यूरोपियन एंग्लो इंडियन थे उनको भी दे दिया, और जो एंग्लो इंडियन थे उनको दे दिया। और 1935 में आके फिर सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया, जो हरिजन ये थे इनको भी शामिल करने का प्रयास किया। तो ऐसे क्या किया, पहले तो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया, फिर हिंदुओं को आपस में लड़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जो मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसमें हरिजनों को अलग से सीट दे रहे थे, तो वैसे हिंदू धर्म को भी आपस में तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। और फूट डालो और राज करो की जो नीति थी 1858 से शुरू की थी, उसको मूर्त रूप दे रहे थे। और 47 में तो उसके रिजल्ट आ गए, सारे आ गए, 2 देश बट गए और अभी भी साथ साथ नहीं रहते हैं। और दोनों को पता है लड़ाई से कुछ नहीं होता, और लड़ाई किसी चीज़ का हल भी नहीं होती। यदि दोनों देश आपस में साथ रहें तो दोनों की ही हित हैं इसके अंदर। पड़ोसी का विकल्प नहीं होता, आप पड़ोसी ला नहीं सकते। पड़ोसी इसके लिए हमेशा ये रहेगा और इसके लिए ये रहेगा। तो पड़ोसी तो बुराई हो ठीक ही होता है, क्योंकि कभी भी अपन दुख में होते हैं तो यही काम आता है। आज यदि ये दोनों देश आपस में मिल जाएं तो दोनों की जीडीपी काफ़ी बढ़ जाए। अब जैसे पाकिस्तान को जैसे मुद्दा बन जाता है, भारत सबसे पहले क्या रोकता है? टमाटर रोकता है। अब टमाटर से भी कई लोग तो ये उम्मीद कर लेते हैं कि हो सकता है टमाटर से अपने युद्ध जीत जाए, लेकिन युद्ध कभी टमाटर से नहीं जीते जाते। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जो पंजाब के क्षेत्र हैं वहाँ से सीधा टमाटर चला जाता है, तो वहाँ पे भी 5-7 रुपए किलो के अंदर टमाटर पहुँच जाते हैं। अब भारत से रुक जाएं तो उधर तो होते नहीं है। पाकिस्तान के उस साइड कौन है? अफगानिस्तान, ईरान ये हैं, तो उधर से तो ये दिए जाएंगे तो उधर से तो गोला बारूद आना है, तो उधर से तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये भारत से लेगा। अब यदि लेता है मिडल ईस्ट में तो वहाँ से भी नहीं होते। फिर बचता है चाइना। चाइना से अभी तक इनका संपर्क का कोई रूट नहीं था, लेकिन अब CPEC बना रहा है तो उससे संपर्क बढ़ रहा है, लेकिन CPEC भी अभी बना नहीं है। तो फिर उसके लिए रास्ता बनता है चाइना से समुद्र से आओ, और तब तक वो 5 रुपये वाला ही 40-50 रुपये किलो में पड़ जाता है और पुराना भी हो जाता है। तो लेकिन ऐसे ही भारत को कई चीज़ें पाकिस्तान से मिल सकती हैं। अब पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान में मुद्दा है कश्मीर। पाकिस्तान में जितने भी युद्ध हैं भारत और पाकिस्तान के हुए हैं, तो पाकिस्तान की किताबों में सब जगह ये पढ़ाया जाता है भारत को ज़बरदस्त हार मिली और पाकिस्तान इसके अंदर जीत गया। तो इसलिए पाकिस्तान अपने को ही पता है अपन जीते हैं, वहाँ पे उनको पता नहीं है। वो तो ये लगता है हिंदुस्तान को इतनी चपेट दी है और हिंदुस्तान मारा गया, उसके बाद में अगले 20-30 साल तक अपनी तरफ देखता ही नहीं है। ऐसी बातें वहाँ चलती हैं, जनता को पता भी नहीं है।
जैसे उत्तरी कोरिया में क्या चलता है कि सबसे बड़े अपनी है और तो बाहर भूख मर रहे हैं, बस इसलिए देश के लोगों को न तो किसी को विदेश यात्रा की अनुमति है, न कोई विदेश का पत्रकार वहाँ पे जा सकता उत्तर कोरिया पे। और यदि कोई थोड़ा सा भी करता है कि नहीं 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 मुझे पता है बाहर की खबर, तो उसको बुलाते हैं, वो क्या नाम है उसका, किंग जोंग यूंग, वो बुलाता है, इसको बुलाओ, ये पागल हो गया, इस तोप के आगे लगाओ इसको और जाने दो बाहर, कर देते हैं उसकी कहानी खत्म। ऐसे उसके पहले होता था ऐसे ही। जैसे समुद्र के लिए कहते थे समुद्र में मत जाना, पृथ्वी गोल है, जैसे ही नीचे उतरा तो पता नहीं कहाँ जाएगा, गोल है तो उसके चारों तरफ चिपक जाएगा, इसलिए किसी को भी पृथ्वी की यात्रा नहीं करने देते थे। जैसे गैलीलियो ने कहा था कि मुझे तारे दिख रहे हैं ऊपर, तो राजा ने सोचा तारे दिख रहे हैं इसको, इसका मतलब इसका दिमाग गया, तो राजा ने कहा इसको बुलाओ यहाँ पे, तो गैलीलियो ने वहाँ जाके कहा नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे, वो गलती से मेरे को थोड़ा दिख गया था, क्योंकि उससे पहले 2 लोगों को उस राजा ने जिंदा जला दिया था कि ये पागल हो गए और ऐसे लोग अपने देश में नहीं चाहिए। तो गैलीलियो ने तो चालाक था और समय के साथ उसमें बुद्धि आ गई, तो कह दिया नहीं नहीं साहब ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, ऊपर खाली आसमान दिख रहा है। ऐसा होता है, अपने भी हो जाते हैं, कई दादी बूढ़ी हो जाते हैं कि मुझे हाँ नहीं नहीं कुछ दिख रहा है, हाँ आगे दिख रहा है। जैसे कई पीने वाले लोग होते हैं ना, वो डराते हैं ऐसे करके उनकी एक्टिविटी भी थोड़ी अलग टाइप की हो जाती है, हाँ इधर आ मुझे दिख रहा है, वो 2 आदमी आ रहे हैं सामने और यदि कोई साधारण आदमी बैठा है वो बेचारा सोचता है कौन, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तो वो डरने लगते हैं आपस के अंदर। हाँ, तो पृथक निर्वाचन पद्धति किसके लिए अपनाई? मुस्लिमों के लिए। इसके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति भी अपनाई और दोहरा इनको मतदान का अधिकार दिया। साथ ही इसमें और क्या किया, अब उस समय कुछ क्राइटेरिया फिक्स थे, मापदंड फिक्स थे जिसके आधार पर वोटिंग होती थी कि वोट कौन दे सकता है, ऐसे भी फिक्स किया इन्होंने। तो मुस्लिमों के लिए जो योग्यताएं फिक्स की, जो मापदंड फिक्स किए, उन उस समय आय के क्राइटेरिया रहते थे। तो आय के कैसे रहते थे, जैसे उस समय रहते थे 1919 में बनाए थे, जो कम से कम 750 रुपये भूमि कर देता हो, उस समय भूमि कर का था, एक तो उसको शामिल करो, या जिसकी वार्षिक आय कम से कम 10,000 हो, वो ही लोग वोट दे सकते थे। ये 1919 के एक्ट में अपनाए। उस समय पूरे देश की जनसंख्या थी 24 करोड़। अब आपके अंदाज से कितने लोग शामिल हो गए होंगे वोट देने के लिए? उस समय मात्र 17,000 लोग शामिल हो पाए। देखो चुनाव हो रहे थे उस समय, बड़े आसानी थे, जो मतपेटियां होती थी वो ऊंट पे रख के ले जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, आज इस गांव में टीम रुक गई, अगले दिन दूसरे गांव में रुक गई। भारत में भी तो पहला चुनाव 1951 वाला ऐसे ही तो हुआ है, ऊँटों पे बैठ बैठ के जाते थे वो, और पेटियां रहती थी, जो डाल दिए वो ठीक है, वरना 10-20 खुद की तरफ से डाल देते थे। ऐसे ऐसे लगे 100-200 लोग आए हैं वोट डालने वाले, कुछ नहीं पता होता था, बस ऐसा हो गया कि चुनाव हो गया। वो नेहरू जी को भी नहीं चाहिए था, बस ठीक है बन रहे हैं तो जीतना चाहिए कैसे भी। जैसे आज भी जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र है 5-7% मतदान हुआ है वहाँ पे, बांग्लादेश में भी इतना ही हुआ है, 8-7% मतदान हुआ था, और शेख हसीना ने ऐतिहासिक जीत बता दी उसी को। हाँ, तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए वो भी हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग फिक्स किए गए, इनको ज़्यादा छूट दी गई और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वंचित किया गया, जिससे क्या हुआ, जो साधारण निर्वाचन के क्षेत्र थे वहाँ पे भी गैर मुस्लिम जो लोग थे वो बाहर हो जाएं और मुस्लिम लोग वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। तो इस प्रकार तोड़ने का प्रयास वहाँ से किया गया। तो इसमें लिखो पृथक निर्वाचन पद्धति में, इस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन पद्धति या मंडल, इस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक मताधिकार का प्रावधान किया गया। और हो सकता है आज जितना आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है दोनों संप्रदायों में, वो नहीं होता यदि ये एक्ट का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि ये सर्जित किया गया है और हर व्यक्ति की मानसिकता ऐसे बना दी गई कि एक दूसरे के हम विरोधी हैं और ज़बरदस्त विरोधी हैं। पहले ये माना जाता था, जैसे जिन्ना ने कहा था शुरुआत में, कि हिंदू और मुस्लिम तो
एक ही पुत्र वधू की दो आंखें हैं और इनको अलग करके आप नहीं देख सकते। 1940 तक आते आते वो कहने लगे कि हम एक दूसरे से अलग ही नहीं है, एक दूसरे के विरोधी भी हैं, इसलिए साथ साथ रहने का प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, खान पान अलग अलग है, इसलिए हमें अलग रहने दिया जाए। फिर बाद में लड़ाई चली, गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि देश अलग बने, लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं कि जिन्ना की भी इच्छा थी मैं बन जाऊं और नेहरू की भी इच्छा थी कि मैं बन जाऊं, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र सर्जित कर लिए और सेट हो गए। हालांकि जिन्ना, हाँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी उस समय साथ रहना सही भी नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा होने लग गई थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 46 में, आपस में इतनी हिंसा मारकाट मच रही थी। जब आज़ाद हुआ था देश, तो उस समय गांधी जी तो उस समय नोआखली असम में पड़ता था, वहाँ पे थे, और वहाँ पे बड़े स्तर पे दंगे मचे हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सीधा कह दिया था कि जितने लोगों को आप मार सकते हो उतने लोगों को मार दो। तो गांधी जी वहां गए थे बचाने के लिए, और एक तरफ देश आज़ाद हो रहा था, दूसरी तरफ नेता अपने पदों के लिए भाग रहे थे, और सारे नेता उस समय वकील से आए थे। कौन थे? वकील लोग थे, सारे जितने भी देश के अंदर नेता थे, और अपने हिसाब से सेट कर लिया। उसके बाद में वकील लगातार पावरशाली रहते हैं भारत के अंदर, अभी भी देख लो आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सभी यही जा रहे हैं। देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है अभी। इसमें क्या होता है, जो एक 1913 का एक्ट है, 2013 का एक्ट है, वर्किंग वुमेन के लिए है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित का है। उसमें यह है कि यदि कहीं पे भी किसी महिला के साथ कोई भी हरासमेंट होता है, तो उसके लिए संबंधित विभाग के अंदर एक कमेटी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी। वो वहाँ पे होती है जहाँ कम से कम 10 महिला काम करती हो, 10 सदस्य कम से कम महिला हो वहाँ पे कार्य करती है। और उसमें यह है, यदि मामला आता है तो सबसे पहले इस कमेटी के पास जाएगा। महिला को यदि डर लगता है तो महिला उसकी रिकॉर्डिंग करवा सकती है कैमरे में, अपने साथ वकील लेके जा सकती है, या गुप्त जगह पे करवाना चाहे तो गुप्त जगह भी करवा सकती है। अब यदि सीजीआई पे आरोप लग रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि महिला खुद आए, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी और वकील भी नहीं आने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शक विश्वास में बदलने वाली प्रयास होते हैं। और मेरी तो देखो, मेरे मतानुसार तो ये होता, यदि सीजीआई को ये लगता है कि उनका ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं, तो उनको सीधे जांच करवानी चाहिए। भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आज अपने ऊपर आरोप लगते हैं तो अपने को सीधा कह दो कि भाई कर लो जांच, जो भी है पूरी प्रोसेस अपनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके लिए यदि आप जांच प्रक्रिया को बाधित करते हो और जो स्थापित प्रक्रिया है उसको नहीं मानते हो, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। अब मामले क्या हैं वो तो पता नहीं है, एक पार्टी कह रही है उनके मामले आने वाले हैं, दूसरी कह रही है उनके आने वाले हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं, और सारे प्रयास हो रहे हैं। वो महिला है वो कहाँ की है? झुंझुनू की। हाँ, तो पृथक निर्वाचन पद्धति अपना ली गई। मुस्लिमों के लिए दोहरी मताधिकार का प्रावधान किया गया। मुस्लिमों के लिए दोहरे मताधिकार का प्रावधान किया गया। सबको दूसरे के उसमें ये लगता है वहाँ सुधार होना चाहिए, खुद वाले की बात आती है तब तो फिर आदमी भूल जाता है कि नहीं मेरे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अपने गांव में भी होता है, सब दूसरे वाले परिवार की बात कहते हैं, वो परिवार तो लगभग डूबने के कगार पे है, जैसे उस वाले को तो कोई ना कोई पदक मिल चुका हो। तो ऐसे ही न्यायपालिका तो कहती है सब जगह 33% महिलाओं को दो, 33% महिलाओं को दो। और खुद जुडिशरी में कितने जज हैं? पहली बार शायद 3 आई है, इससे पहले कभी 3 थी नहीं। कितने हैं? 31 है ना कुल टोटल, 1 + 30, तो कितने हुए? 10% हुए। तो खुद, भाई खुद को भी तो आदर्श पेश करना चाहिए, कम से कम 15 भी नहीं हो तो कम से कम 8-10 तो होनी चाहिए। जो भी 3 पहली बार हुई हैं, इसके अलावा शायद मेरे अंदाज से 3 से ज़्यादा कभी जुडिशरी में 3 से ज़्यादा हुई नहीं है। जबकि हाई कोर्ट में तो राजस्थान वाले में तो शायद एक ही है, वो भी है या नहीं है, शायद ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिमों के लिए अपना दी गई, और पृथक मताधिकार उनको दे दिया, दोहरा मताधिकार दिया, जो इनके लिए रिजर्व क्षेत्र थे उनमें भी और सामान्य क्षेत्रों में भी दे सकते थे। इसी में लिख लो, मुस्लिमों के लिए योग्यताएं भी अन्य लोगों से कम रखी गई।
मुस्लिमों के लिए योग्यताएं भी अन्य धर्मों से या अन्य लोगों से कम रखी गई। अब देखो 3 वोट से बाहर किस किस को रखा गया इसमें। एक तो स्त्रियों को बाहर रख दिया कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती, क्योंकि आजकल भी लगभग 70-80% को तो बता देते हैं। जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनको रटा रखे कि हाथ देख लो, हाथ दिखाते हैं, और जो बीजेपी समर्थक हैं वो कमल का फूल दिखा देते हैं। इसके अलावा महिलाएं कुछ नहीं जानती अभी भी। गांव वाली तो नहीं जानती, शहरों वाली भी जानती हैं, जानती ज़रूर हैं, लेकिन वोट कहने पे देती हैं किसको देना है, उतनी ज़्यादा समझ नहीं है अभी भी। और महिलाओं को कानूनों की समझ थोड़ी कम भी होती है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस पे है, आपस में एक दूसरे की चुगली करने में। ये मैंने देखा, भले ही कितनी शिक्षित हो वह, भले ही कितनी बड़ी अधिकारी बन गई हो, कितनी बड़े पद पे आ गई हो, ये प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति होती है ये कभी दूर नहीं जाती। आप कहीं पे भी देख लो, आप चाहे कितनी बड़ी हो। मैंने तो मेरे साथ वहाँ पे मेरे ज़िले में थी 2-3 ऑफिसर साथ थे, तो हमने सोचा ये तो सही होंगे, आए होंगे, लेकिन वही हाल था, केवल पदनाम बदला था, चरित्र में कुछ बदलाव नहीं होता है। हाँ, तो स्त्रियों, 25 वर्ष से कम के लोगों को और राजनीतिक अपराधियों को वोट से वंचित कर दिया। स्त्रियों, राजनीतिक अपराधियों तथा 25 वर्ष से कम के लोगों को वोट से वंचित कर दिया। स्त्रियों, राजनीतिक अपराधियों तथा 25 वर्ष से कम के बच्चों को वोट के अधिकार से, 25 वर्ष से कम के लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और एक लास्ट चीज इसके अंतर्गत, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें पहली बार किसी भारतीय सदस्यों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। तो इसमें लिखो, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक सदस्य की, कितने सदस्य की, एक सदस्य की। तो वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति किया जाना बाध्यकारी किया। वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति किया जाना बाध्यकारी किया। तो एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति थे, एसपी सिन्हा इस परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि कौन चुने गए थे वायसराय की कार्यकारिणी में, एसपी सिन्हा। तो एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। अब अधिनियम की आलोचना क्या है, तो 3-4 मुख्य रूप से इसमें परिवर्तन हुए। तो पहला तो परिवर्तन हुआ केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तन, सदस्य संख्या कितनी कर दी, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60। प्रांतीय परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन ऐसे सदस्य मनोनीत होते थे, इस कारण सरकार का प्रभुत्व बना रहा। विधान परिषदों के अधिकारों में परिवर्तन किया गया, वाद विवाद का अधिकार दे दिया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, जनहित के मुद्दे उठा सकते थे, स्थानीय निकायों के मुद्दे उठा सकते थे, और ऋण में परिवर्तन की मांग हो, कर दर में परिवर्तन की मांग हो, उनको उठा सकते थे। उसके बाद में जो विधानमंडल में जो परिवर्तन हुए हैं वो वापस देखो, राजकीय में 28 थे और अराजकीय में 32। 28 ये मनोनीत होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, जबकि 32 के अंदर 5 मनोनीत थे और 27 निर्वाचित। और ये जो 27 निर्वाचित होने थे वो 3 तरह का जो वर्ग किया इन्होंने, वर्ग विशेष का निर्वाचक मंडल, इसमें होते थे 12, और ये केवल मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिए गए। और विशिष्ट निर्वाचक मंडल के अंदर 2 थे, एक कलकत्ता का व्यापार मंडल का और एक बंबई के व्यापार मंडल का। इसी प्रकार जो सामान्य निर्वाचक मंडल थे वहां पे 13 लोग आते थे, 13 लोग आते थे। और फिर उसके बाद में शुरू हुआ पृथक निर्वाचन पद्धति और पृथक मताधिकार। पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिमों के लिए शुरू की और पृथक मताधिकार भी उनके लिए शुरू कर दिया। उनके लिए योग्यताएं भी अन्य जो लोग थे उनकी तुलना में कम रखी गई। और फिर अपन ने देखा था वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति। अब इस अधिनियम की आलोचना लिखो।
एक सदस्य की नियुक्ति। पहली आलोचना लिखो, पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करके, पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करके, पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करके सदियों से भारत की बनी हुई एकता को, पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करके सदियों से बनी भारतीय एकता को, सदियों से बनी भारत की एकता को खत्म कर दिया। तो सदियों से बनी भारत की एकता को खत्म कर दिया। दूसरा लिखो इसके अंतर्गत कि प्रांतीय परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में, सुनो, केंद्रीय परिषद और विधान परिषद जो प्रांतीय विधान परिषद में थे, तो जो सदस्य बनाए गए उनमें किनका बहुमत था? सरकारी सदस्यों का बहुमत था। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत केवल दिखावा था। सिद्ध तो क्या किया कि गैर सरकारी ज़्यादा है, लेकिन वास्तविक रूप से ज़्यादा कौन थे? सरकारी ज़्यादा थे। तो इसमें लिखो, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत मात्र दिखावा था। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत मात्र दिखावा था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में से भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था। क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में से भी कुछ सदस्यों को मनोनीत, नियुक्ति की बजाय मनोनीत लिखो, मनोनीत गवर्नर जनरल करता था। जिस कारण सरकारी सदस्य बहुमत में हो जाते थे। जिस कारण सरकारी सदस्य बहुमत में हो जाते थे। और फिर इसमें जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई थी वो भी बड़ी जटिल थी। इसमें जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई वो बड़ी जटिल थी। वो समझाते हैं कैसे थी। तो इसके सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति बड़ी जटिल थी। सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति बड़ी जटिल थी। जो ये लोग होते थे ना सामान्य निर्वाचन मंडल के लिए, तो इनकी जो पद्धति होती थी वो बड़ी जटिल होती थी। वो बड़ी जटिल होती थी, जिस कारण सदस्यों का उत्तरदायित्व तय नहीं हो सका। जिस कारण सदस्यों का उत्तरदायित्व तय नहीं हो सका। अब देखो, इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया और कुछ लोगों का समूह बना दिया। अब वो कैसे बनाए उस चीज़ को अपन रहने देते हैं, ये डेप्थ में हो जाएगा। तो कुछ लोग बनाए, उनके लिए तय कर दिया जो इनकम के क्राइटेरिया थे, ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर दिए कि ये लोग भाग ले सकते हैं। अब वो लोग ये मिलके स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते थे। किनको चुनते थे? स्थानीय निकाय वालों को। अब स्थानीय निकाय के जो चुन लिए वो फिर करते थे, एक चुनाव मंडल बनाते थे। इसको केवल समझना ही है, लिखना नहीं है। चुनाव मंडल बन गया, यानी ये चुने इनको, ये चुनकर बना दिया इन्होंने इनको। फिर चुनाव मंडल वाले करते थे प्रांतीय परिषदों का। अब प्रांतीय परिषदों के जो लोग बन गए, फिर ये करते थे केंद्रीय विधान परिषद का। अब देखो, केंद्रीय परिषद के लोग प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, वास्तव में इनका प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, क्योंकि इनके प्रतिनिधि हो गए वहां पे केंद्रीय विधान परिषद में, लेकिन वास्तव में इनका उत्तरदायित्व तो इनके प्रति था ही नहीं, क्योंकि इनके और इनके बीच कभी संपर्क होता ही नहीं था। तो इनको लगता ही नहीं था कि हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो इनका उत्तरदायित्व तो इनके प्रति था ही नहीं। ऐसे ही इनके प्रति भी नहीं था, इनके प्रति भी नहीं था। ये केवल इनके साथ बातचीत करते थे, औरों से इनका कोई लेना देना होता ही नहीं था। तो पद्धति क्या बनाई? अनेक छलनियों में छलने वाली पद्धति अपना दी गई, और जिसमें उत्तरदायित्व तो फिक्स ही नहीं होता था।
ये भी इनसे कोई लेना देना नहीं होता था, इनका भी इनसे कोई लेना देना नहीं होता था, केवल इनको ध्यान में रखते थे। तो वास्तव में जनता के हितों को कोई प्रतिनिधित्व तो वहाँ रखता ही नहीं था। जो चुनाव की पद्धति अपनाई गई वो बड़ी असंतोषजनक थी और अनेक चरणों वाली पद्धति थी। तो 1909 के अधिनियम में क्या हुआ, भारत की जो एकता थी उसको सदा के लिए खत्म कर दिया गया। और जब मुस्लिमों को ये कहा कि साम्राज्य की सेवा के लिए दिया है, तो अन्य जो लोग थे उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लगातार बढ़ती गई।